हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विथ ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर का प्रैक्टिस सेट 2। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले ग्रामर का प्रैक्टिस सेट 1 जो मैंने कराया था उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें कुछ करेक्शन है, उसे आप देखेंगे। उसको आज मैं क्लियर करूँगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक क्वेश्चन है। यहाँ देख सकते हैं। पहले हम इन दो सेंटेंस को देखेंगे, ठीक है। इन तीनों ही सेंटेंस को ध्यान से देखना है और काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा, ठीक है। तो पहले इन दोनों को देखेंगे। वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ बाइसिकल, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ेंगे इसे। वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ ए बाइसिकल, यानी कि लड़कों में से एक के पास क्या है, बाइसिकल है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो वर्ब यूज़ हुआ है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द के बाद हमेशा जो भी सब्जेक्ट आता है वो प्लूरल होता है, लेकिन उसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। यहाँ पे ज़्यादा लड़कों की बात नहीं की जा रही, लड़कों में से एक की बात की जा रही है। वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ ए बाइसिकल, यानी कि लड़कों में से एक के पास क्या है, बाइसिकल है, साइकिल है। तो यहाँ पे बात एक की जा रही है, तो इसलिए वन ऑफ द के बाद जो सब्जेक्ट आता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, और जो वर्ब आता है वो सिंगुलर होता है। इसको भी देखेंगे। वन ऑफ द प्लेयर्स इज स्टिल देयर, यानी कि खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी ऐसा है जो अभी भी यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं वन ऑफ द के बाद जो सब्जेक्ट आया वो क्या है, प्लूरल है, और जो वर्ब आया है वो सिंगुलर है। आई होप ये दोनों ही सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि वन ऑफ द के बाद जो सब्जेक्ट आता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, और जो वर्ब आता है वो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस सेंटेंस को देखेंगे, इसमें भी वन ऑफ आया है लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। यहाँ देख रहे हैं ही इज़ वन ऑफ दोज बॉयज़ हु आर विक्ड, यहाँ पे दोज आ गया है, ठीक है। दोज बॉयज़, ही इज़ वन ऑफ दोज बॉयज़ हु आर विक्ड, यानी कि वह उन लड़कों में से है, वह उन लड़कों में से है जो कि क्या होते हैं, विक्ड, यानी कि दुष्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो हु आया हुआ है सबसे पहले, यानी किसके लिए आया हुआ है, तो यहाँ देख रहे हैं वन ऑफ इसमें भी आया हुआ है, और इसके बाद जो सब्जेक्ट आया हुआ है ये क्या है, प्लूरल है। ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये हु जो है वो लड़कों की बात की जा रही है कि वह उन लड़कों में से एक है, किन लड़कों में से, जो कि हु आर विक्ड, जो लड़के दुष्ट हैं या पापी हैं, ठीक है, जो भ्रष्ट हैं, दुष्ट हैं या पापी हैं। तो ये हु जो है वो लड़कों की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे वो आर लगाएंगे। उसके पहले वाले वीडियो में मैंने इस बताया था, वो मिस्टेक हो गया था, उसे आप करेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे आर होगा। इन दोनों में आप अंतर करना सीखें। देखें ये दोनों जो सेंटेंस है, वन ऑफ द बॉयज, इसके बाद कोई यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आया हुआ है, तो यहाँ पे हम जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस सेंटेंस में देख रहे हैं ही इज़ वन ऑफ दोज बॉयज, यानी कि वह उन लड़कों में से एक है, और हु आर विक्ड, यानी कि हु जो है वो बॉयज़ के बारे में बात कर रहा है, न कि ही के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पे जो था वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ ए बाइसिकल, लड़कों में से एक के पास, यहाँ पे सिर्फ एक की बात की जा रही है, पूरे लड़कों की बात नहीं की जा रही है, बल्कि लड़कों में से एक के पास क्या है, बाइसिकल है। इसलिए यहाँ जो हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ पे जो हु इस्तेमाल किया गया इस लड़के के लिए, लड़कों के लिए इस्तेमाल किया गया, जो कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हम आर लगाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न रहता है, तो आई होप ये कन्फ्यूज़न आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट आपके बनते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो अभी इसे आप नोट कर लेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चन का आज प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या है। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें आपको 4 सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो ऐसे सेंटेंस देखिए, तीनों सेंटेंस यहाँ पे देख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, काफ़ी बारीकी से इसे देखना होता है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। आर्म इज गिवन टू द बेगर, यानी बेगर मीन्स भिखारी, भिखारी को भिक्षा दिया गया। ओके, फिर देखते हैं आर्म्स इज गिवन टू द बेगर, यहाँ पे इस था, यहाँ भी इस था, लेकिन यहाँ पे आर्म है, यहाँ पे आर्म्स है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स, यहाँ पे बेगर्स है, यहाँ पे बेगर है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि आपका सही ऑप्शन क्या है।
तो अगर आप खुद का टेस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को पहले पॉज करके और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप आंसर देख सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ सही आंसर क्या होगा। जो आर्म्स होता है भिक्षा, इसे भिक्षा कह सकते हैं या दान बोल सकते हैं इसको। दान में पैसा, भोजन, वस्त्र कुछ भी हो सकते हैं, तो उसको हमेशा प्लूरल रूप में लिखा जाता है। आम नहीं होता बल्कि ALMS इसका स्पेलिंग होता है ALMS। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है और ये अपने साथ हमेशा जो वर्ब लेता है वो प्लूरल ही लेता है। ठीक है, तो आर्म्स इज नहीं होगा बल्कि आर होगा। ठीक है, आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे आर्म्स मीन्स होता है दान, भिक्षा। ठीक है, दान देना या फिर वस्त्र, भोजन कुछ भी जो कि किसी निर्धन को दान में दिया जाता है, और वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है और अपने साथ जो वर्ब लेता है वो भी प्लूरल होता है। तो आर्म्स इज नहीं होगा बल्कि आर्म्स आर होगा। ओके, आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स, यहाँ पे एक बेगर की बात नहीं की जा रही है, यानी कि भिखारियों को दान दिया गया। तो बेगर्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये क्लियर होगा। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। आपको सही सेंटेंस बताना है। ध्यान से इसे भी देखिएगा, काफ़ी ध्यान से, तभी आपको समझ में आएगा। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ही इज रीच इनफ टू स्टार्व। स्टार्व मीन्स होता है भूख से मर जाना। ओके, तो यहाँ देखिए ही इज रीच इनफ टू स्टार्व। क्या आपको ये वाक्य, ये सेंटेंस सही लग रहा है? वह पर्याप्त धनी है भूख से मरने के लिए। क्या ये सेंटेंस अपने आप में सही है? इसके अर्थ के अनुसार हम देखेंगे ये सेंटेंस सही नहीं लग रहा है। सेकेंड देखते हैं, ही इज टू रीच टू स्टार्व। अब यहाँ पे टू का प्रयोग किया गया है TOO। ये जो होता है अपने आप में एक निगेटिव अर्थ लेता है। यहाँ पे कहीं भी नॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन ये अपने आप में निगेटिव अर्थ लेगा। ही इज टू रीच टू स्टार्व, वह इतना धनी है कि वह भूख से नहीं मर सकता, वह इतना धनी है कि वह भूखा नहीं मरेगा। ठीक है, नहीं मरता है, नहीं मरेगा। तो आपका ये सेंटेंस सही है। दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, ही इज टू रीच नॉट टू स्टार्व। अगर टू के साथ TOO के साथ अगर हम नॉट का भी इस्तेमाल कर देते हैं तो वह निगेटिव नहीं बल्कि वो पॉजिटिव अर्थ अपने आप में लेगा, जो कि हमारा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन आपका है नन ऑफ द एबव, ऊपर में से कोई नहीं। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हो जाएगा सही, ही इज टू रीच टू स्टार्व। यहाँ पे कहीं नॉट नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये जो TOO होता है वो अपने आप में एक निगेटिव अर्थ लेता है, और ही इज टू रीच टू स्टार्व का मतलब होता है वह इतना अमीर है कि वह भूख से नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे और इसे आप नोट करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, व्हाट इज सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड बीटर। यहाँ पे देख रहे हैं वर्ड बीटर के लिए सुटेबल प्रीफिक्स क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले ये समझेंगे प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी वर्ड के आगे कुछ लेटर को जोड़ देना जिससे कि उसका अर्थ बदल जाए, उसका मीनिंग चेंज हो जाए। तो यहाँ पे 4 दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इम, इन, अन एंड एम। तो कौन सा प्रीफिक्स इसमें लगा देंगे बीटर में जो कि सुटेबल होगा। तो सबसे पहले इसका अर्थ जानेंगे। बीटर मीन्स होता है कड़वाहट से भरा हुआ। ओके, तो अगर यहाँ पे इम लगाएंगे, इम बीटर का मतलब कुछ नहीं होता है, इन बीटर भी गलत है, अन बीटर भी कुछ नहीं होता है, और एम बीटर हो सकता है, EMBITT। या अगर बीटर के आगे EM हम जोड़ दें, एम बीटर का मतलब होता है किसी को, ये वर्ब हो जाएगा, एक वर्ब फॉर्म हो जाएगा, किसी को कड़वाहट से भरना। ठीक है, कड़वाहट से भरना या फिर कड़वाहट भरना कह सकते हैं। ओके, बीटर मीन्स होता है कड़वाहट से भरा हुआ और इम्बीटर मीन्स होता है कड़वाहट से भरना। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। EM जो है इसका सुटेबल क्या है, प्रीफिक्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड इन्वेड। इन्वेड जो वर्ब है उसका एक नाउन फॉर्म आपको बताना है। इन्वेड मीन्स होता है आक्रमण करना। ठीक है, उसका नाउन फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है, इन्वेडन, इन्वेशन, इन्वेशन, इन्वेडमेंट। तो ये तो बिल्कुल गलत है, और इन्वेशन का स्पेलिंग T नहीं होता है बल्कि S होता है, INVASION। इन्वेशन मीन्स होता है आक्रमण, जो कि ये इन्वेड का नाउन फॉर्म है। ओके, और ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू डैश
एन एलिफेंट। ओके, यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है, इसको आपको बताना है कि राइट यहाँ फ्रेजल वर्ब क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बुक से जो भी फ्रेजल वर्ब जितना आप याद कर सकते हैं उसको याद करना पड़ेगा। याद करेंगे तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। तो देखेंगे कौन सा फ्रेजल वर्ब यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू डैश एन एलिफेंट, यानी कि सभी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है एक हाथी को रखना। साथ में रखने का इंग्लिश क्या होता है यहाँ देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है कीप अप, सेकेंड ऑप्शन है कीप अप विथ, थर्ड ऑप्शन है कीप इन एंड फोर्थ है कीप ऑन। आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या है। तो सबसे पहले हम इन चारों का अर्थ देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि राइट ऑप्शन कौन सा है। तो पहले देखते हैं कीप अप। कीप अप का मतलब होता है किसी की स्थिति को बनाए रखना, यानी कि गिरने से रोकना। ठीक है। प्रोग्रेस एट सेम रेट, यानी कि जिस स्थिति में वो कोई सामान कोई चीज़ है उसी गति पर उसे बनाए रखना, उसी प्रोग्रेस पे बनाए रखना, उसकी स्थिति को उससे गिरने से रोकना। ओके, तो ये तो यहाँ पे आएगा नहीं, सूटेबल नहीं होगा। फिर देखते हैं कीप अप विथ। कीप अप विथ का मतलब क्या होता है। कीप अप विथ का मतलब होता है साथ में रखना। ओके, कीप अप विथ का मतलब होता है किसी भी वस्तु को किसी सामान को साथ में रखना। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू कीप अप विथ एन एलिफेंट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कीप अप विथ मीन्स होता है साथ में रखना। अभी दो और बच गया आपका कीप इन एंड कीप ऑन। तो कीप इन मतलब जान लेते हैं क्या होता है। कीप इन मतलब होता है टू रिस्ट्रेन, यानी कि खुद को रोकना, यानी कि खुद के इमोशन को किसी के सामने प्रकट करने से रोकना या फिर खुद को नियंत्रण में रखना, उसे बोलते हैं कीप इन। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड डी ऑप्शन देखते हैं कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखना। कीप ऑन मतलब जारी रखना, किसी चीज़ को जारी रखना, उसे बंद होने से रोकना या उसे करते जाना, उसे बोलते हैं कीप ऑन। और राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कीप अप विथ। कीप अप विथ मतलब होता है साथ में रखना। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू कीप अप विथ एन एलिफेंट। यह सभी के लिए संभव नहीं है एक हाथी को अपने साथ में रखना। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। और जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं उनको आप जहाँ से भी आपको मटेरियल मिल जाए उसको आप याद कर लेंगे। ये अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि ये सेम देखने में देखिए आपको सब में कीप आया हुआ है, लेकिन इसके अर्थ में चेंजिंग है। ओके, तो इसको ध्यान से देखेंगे, अभी से नोट करेंगे, फिर कुछ और क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं वो इडियम्स एंड फ्रेज से लिया गया है। ओके, तो देखते हैं इसमें भी किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। टू कॉल ए स्पेड मीन्स, यानी कि ये एक इडियम्स है एंड आपको इसका अर्थ बताना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। टू कॉल ए स्पेड का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं टू प्ले कार्ड्स, यानी कि कार्ड्स के साथ खेलना। ऑप्शन नंबर बी है टू बी एरोगेंट एंड एडमेंट, यानी कि एरोगेंट मतलब अभिमानी होना, या फिर एडमेंट आप वो क्या के सेशन में आपने देखा होगा, इसका मतलब होता है अड़ियल, अपने बातों पर अडिग रहने वाला या अड़ियल व्यक्ति, उसे बोलते हैं एडमेंट। तो अभिमानी या एडमेंट या अड़ियल होना। ऑप्शन नंबर सी टू स्पीक विथआउट मिंसिंग वर्ड्स, यानी कि साफ साफ बातों को कह देना बिना किसी शिष्टता की परवाह किए हुए। या फिर टू बी कॉन्फिडेंट टू योर सेल्फ, अपने आप पर आत्मविश्वासी होना। पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद का आंसर देख सकते हैं कि आपने कौन सा जवाब दिया, उसके बाद आप उत्तर देखिएगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। टू कॉल ए स्पेड, इसका मतलब ये होता है कि सच्चाई को किसी के सामने साफ साफ मुंह पर कह देना, भले ही वह किसी को बुरा लगे, अनप्लीजेंट लगे, लेकिन साफ साफ जो सच्चाई सच्ची बात सही बात है उसको सामने रख देना। ठीक है, बिना इसकी परवाह किए हुए कि अगला व्यक्ति उससे खुश होगा या उसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा या नाखुश होगा, इसकी बिना परवाह किए हुए सच्चाई को सच सच सामने बिल्कुल साफ साफ रख देना। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टू स्पीक विथआउट मिंसिंग वर्ड, यानी कि बिना बातों को बढ़ा चढ़ा के घुमा फिरा कर सीधे सीधे कह देना, और इस बात की परवाह किए बिना कि अगले व्यक्ति को वह प्लीजेंट लगेगा या अनप्लीजेंट लगेगा। आई होप ये जो इडियम्स है आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ देख रहे हैं जो इडियम होता है या फ्रेज होता है उसको
ही उठा करके क्वेश्चन बना दिया जाता है। उसमें एक स्थान एक वर्ड को छोड़ दिया जाएगा और उसको खाली स्थान के रूप में दे दिया जाएगा। तो वो भी सही सही याद होना चाहिए। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओ आई एम सॉरी, आई शुडंट हैव सेड दैट, आई गेस आई रियली पुट माई डैश इन माई माउथ। ओके, तो इसे देखते हैं यहाँ पे कॉमा। तो यहाँ देखेंगे ओ आई एम सॉरी, ओ मुझे खेद है। आई शुडंट हैव सेड दैट, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। आई गेस, मुझे अंदाजा है। आई रियली पुट माई डैश इन माई माउथ, मैंने वास्तव में क्या कर दिया है। पुट माई फुट इन माई माउथ, या पुट माई हैंड इन माई माउथ, या पुट माई एल्बो इन माई माउथ, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो इडियम होता है उसमें आता है पुट माई फुट इन माई माउथ। इसका मतलब क्या होता है, टू से समथिंग फूलिश या फिर एम्बैरेसमेंट, या कुछ ऐसा बोल देना जो कि मूर्खतापूर्ण हो, या फिर कुछ ऐसा बोल देना जो कि किसी को लज्जित करने वाला हो। ठीक है, शर्मनाक चीज कह देना। तो ये होता है आई रियली पुट माई फुट इन माई माउथ। ये एक इडियम से कहावत है और इसका मतलब होता है टू पुट योर फुट इन योर माउथ। इसका मतलब होता है कि टू से समथिंग फूलिश, यानी कुछ मूर्खतापूर्ण बातें कर देना या एम्बेरसमेंट से भरी हुई बातें करना। तो आई होप ये समझ में आया होगा। और इससे आपको ये पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और उसी पैटर्न पे आप डिटेल पढ़ाई अपनी कीजिए। जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस का आ रहा है तो उससे रिलेटेड आप टॉपिक को सर्च कीजिए और जितना ज़्यादा आप याद कर सकते हैं उसे याद कीजिए। फ्रेजल वर्ब आ रहा है तो फ्रेजल वर्ब का भी सेक्शन जहाँ पे होगा उसको आप पूरा का पूरा याद करेंगे। जितना ही ज़्यादा आप याद करेंगे उतना ही क्वेश्चन आपको सही होने के चांसेस बनते जाएंगे। तो अभी ये 7th क्वेश्चन है, इसे आप नोट करेंगे, फिर कुछ और क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। वन हु लीव्स अमॉन्ग स्ट्रेंजर्स, ये जो क्वेश्चन है वो वन वर्ड से लिया गया है। तो देखेंगे वन हु लीव्स अमॉन्ग स्ट्रेंजर्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपरिचितों के बीच में रहता हो, उसे क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं रिक्लूज, ऑप्शन नंबर बी है एलियन, ऑप्शन नंबर सी है स्टोइक एंड ऑप्शन नंबर डी है रस्टिक। सबसे पहले इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 4 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक वर्ड के साथ साथ हम चारों वर्ड के आंसर को देखेंगे, चारों वर्ड का अर्थ समझेंगे। इसे आपके एक साथ साथ एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिक्लूज। रिक्लूज मतलब क्या होता है, एकांतवासी। एकांतवासी जो होता है तो जो अपरिचितों के बीच में रहता है उसे एकांतवासी तो कहेंगे नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी नंबर देखते हैं एलियन। एलियन मतलब होता है दूसरे ग्रह से आया हुआ व्यक्ति या फिर कोई विदेशी व्यक्ति, यानी कि कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपरिचितों के बीच में रह रहा हो उसे हम बोलते हैं एलियन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही साथ इन दोनों का भी हम अर्थ मीनिंग देख लेते हैं। स्टोइक, स्टोइक मैंने वोकैब के सेशन में कराया था। स्टोइक वर्ड जो है STOIC, स्टोइक मतलब होता है उदासीन व्यक्ति या विरक्त हुआ व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उदासीन हो जाता है, विरक्त हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं स्टोइक। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड डी नंबर देखते हैं रस्टिक। रस्टिक का मतलब समझते होंगे आप, ग्रामीण व्यक्ति या सीधा साधा व्यक्ति, उसे बोलते हैं रस्टिक व्यक्ति। ओके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एलियन। वन हु लीव्स अमॉन्ग स्ट्रेंजर्स होगा आपका उत्तर, हो जाएगा आंसर हो जाएगा एलियन। ठीक है, 9 नंबर देखते हैं ए स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी। एक ऐसा राज्य जहाँ पर कुछ सीमित संख्या में कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि अधिकांश व्यक्तियों पे शासन करते हैं, ऐसे तंत्र को हम क्या बोलते हैं। तो पहले देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 क्या है, मोनार्की, ऑप्शन नंबर बी ओलिगार्की एंड ऑप्शन नंबर सी ऑटोक्रेसी, और डी क्या है प्लूटोक्रेसी। देखिए राइट आंसर एक ही होगा आपका, लेकिन साथ ही साथ हम चारों वर्ड का मीनिंग देखते जाएंगे जिससे कि हमारे एक साथ 4-4 वर्ड तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मोनार्की। मोनार्की मतलब होता है राजतंत्र। इसमें कोई राजा या रानी होता है जो कि शासन करता है और साथ और उसके बाद उसकी आने वाली पीढ़ी उस पर शासन करती है, तो इसी राजतंत्र बोलते हैं। तो ये तो आपका उत्तर नहीं होगा। फिर दूसरा देखते हैं ओलिगार्की। ओलिगार्की मतलब होता है कि कुछ लोगों का समूह, कुलीन तंत्र उसे हिंदी में बोल सकते हैं, कुलीन तंत्र। इसमें क्या होता है, कुछ सीमित व्यक्तियों का समूह होता है
और कुछ सीमित व्यक्तियों का समूह जो होता है अधिकांश व्यक्तियों पे शासन करता है। ठीक है, कुलीन तंत्र बोल सकते हैं। तो आपका राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर बी, ओलिगार्की, ए स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी। एक ऐसा राज्य जहाँ पर कुछ सीमित संख्या में व्यक्ति अधिक से अधिक लोगों पे शासन करते हैं, उसे बोलते हैं ओलिगार्की। ओलिगार्की मतलब कुलीन तंत्र। सी नंबर देखते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब होता है निरंकुश तंत्र, एक तंत्र या निरंकुशता बोल सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो एक ही व्यक्ति हो और सभी लोगों पे निरंकुश रूप से शासन करता हो, उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। यहाँ देखते हैं प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी में से होता है धनिक तंत्र बोल सकते हैं। यहाँ इसमें जो होता है वेल्दी व्यक्ति जो होता है, जो धनीवान होते हैं, वह कमजोरों पे शासन करते हैं, उसे बोलते हैं धनिक तंत्र या प्लूटोक्रेसी। आई होप ये चारों वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए काफ़ी ध्यान से देखिएगा। अगर एक बार ना समझ में आए तो वीडियो को 2 बार देखेंगे, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एंटोनिम ऑफ एक्सटेसी, ECSTASY। एक्सटेसी मीन्स क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे। इसका आपको एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो एक्सटेसी मीन्स होता है हर्षोन्माद, आनंद की भावना, हर्षोन्माद, हर्षोल्लास, आह्लाद बोल सकते हैं। ठीक है, खुशी की भावना। तो इसका आपको विलोम शब्द बताना है, एंटोनिम बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मीन्स खुशी। खुशी तो इसका एंटोनिम नहीं हो सकता। ओके, फिर देखते हैं बी नंबर, एगोनी। एगोनी का मतलब क्या होता है, एगोनी का मतलब तीव्र पीड़ा, वेदना। ठीक है, कष्ट बोल सकते हैं। सी नंबर देखते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट मतलब होता है एक ऐसी बीमारी जो कि बहुत ही दुराराध्य, दुर्साध्य हो, मतलब एक गंभीर बीमारी बोल सकते हैं। एलिमेंट मतलब एक ऐसी बीमारी जो कि बहुत ही गंभीर हो, जिसका इलाज बहुत ही कठिन हो, एलिमेंट। डी नंबर देखते हैं, एमिएबल। एमिएबल वर्ड मैंने अपने वोकैब सेशन में कराया है, इसको देख सकते हैं। एमिएबल मीन्स होता है मिलनसार व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसको मिलना जुलना, घुलना मिलना लोगों से पसंद हो। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एगनी। एगनी मतलब होता है तीव्र पीड़ा, वेदना, कष्ट। तो एक्सटेसी का आपका एंटोनिम हो गया एगनी। एक्सटेसी मीन्स हर्षोन्माद, हर्षोल्लास की भावना, आह्लाद, आनंद की भावना। और एगनी मतलब हो गया पीड़ा या फिर वेदना। ओके, उसके बाद देखेंगे सिनोनिम ऑफ सार्डनिक। सार्डनिक का आपको बताना है सिनोनिम। ये सार्डनिक जो वर्ड है इसे भी मैंने वोकैब सेशन में आपको कराया है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके उसे भी देख सकते हैं। इसका देखेंगे सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची। देखते हैं पहला क्या है, मिजरेबल। सेकंड नंबर है क्रूएल, एंड सी नंबर है स्कॉर्नफुल, एंड डी है नॉइसी। मिजरेबल मतलब होता है दयनीय स्थिति, दयनीय, तो ये तो होगा नहीं आपका। बी नंबर देखते हैं क्रूएल। क्रूएल मतलब निर्दयी, ये भी नहीं होगा। और सी देखते हैं स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल मतलब घृणा से भरा हुआ, घृणा की नज़रों से देखना, तिरस्कारपूर्ण। तो आपका यही होगा आंसर, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। और इसके बाद सबसे पहले सारणी का मतलब समझते हैं। सारणी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि खुद को ही श्रेष्ठ समझता हो, अपने आगे किसी को अपने समान न समझता हो, यानी कि अपने आगे दूसरों को घृणा की, तिरस्कार की नज़रों से उसे देखता हूँ और खुद को श्रेष्ठ समझने वाला व्यक्ति, उसे बोलते हैं सार्डनिक। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन सिनोनिम हो जाएगा स्कॉर्नफुल। ओके, यानी कि हे दृष्टि से देखने वाला, तिरस्कारपूर्ण नजरों से देखने वाला, घृणा की दृष्टि से देखने वाला। नॉइजी मतलब शोरगुल से भरा हुआ, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सारणी का सिनोनिम हो जाएगा स्कॉर्नफुल, डी। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ग्रामर और वोकैब में क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक तैयार करना है, ये आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आपका ये क्लियर होगा। ठीक है, और जो भी जिस तरह के मैंने क्वेश्चन को कवर कराया है उसे आप देखें, और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको एक पार्ट बाय पार्ट करके आप तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी डाउट्स आपके बनते हैं आप कमेंट में बता सकते हैं। और चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो भी लोग इंग्लिश TGT इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में रखा जाता है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।